नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई बुक ऑनलाइन एजुकेशन में। 6 जून के करंट अफेयर्स में हम लोग चर्चा करेंगे फार्माकोपिया आयोग चर्चा में क्यों आया, कोहाला प्रोजेक्ट क्या है, अभी हाल ही में काफ़ी न्यूज में रहा है ये, हंटिंग और पोचिंग, ये शब्द आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखेंगे क्यों महत्वपूर्ण है। साथ में वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की गई है, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले जो पिछले वीडियो के प्रश्न थे आप उनके यहाँ पे आंसर देख लीजिए, और चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को रोक करके देख सकते हो। चालू करते हैं भाई। पहला आपका है फार्माकोपिया आयोग। देखो, फार्माकोपिया का मतलब है कि जहाँ पे दवाइयाँ बनाई जाती हैं, तो उन्हीं संस्थाओं के लिए भारत सरकार क्या कर रही है, एक आयोग का गठन किया है। तो उस आयोग के अंडर में ही जितनी भी संस्थाएं हैं, जो दवा निर्माता कंपनियां हैं या संस्थाएं हैं, वो सभी इसी के अंतर्गत काम करेंगी। अब देखते हैं क्या इसका ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गई कि इस आयोग की स्थापना करनी पड़ी। अब जैसे मान लीजिए 2 कंपनियां हैं, ए और बी। अब जैसे वर्तमान का आप स्थिति देख सकते हो किस तरीके से कोरोना महामारी चल रही है, और ऐसी स्थिति में कई सारी संस्थाएं जो दवाइयाँ बनाती हैं उनका साथ में काम करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अभी आपको पता है कि कोरोना वायरस के लिए कोई भी एग्जैक्ट दवाई या वैक्सीन अभी मार्केट में नहीं आई। तो इसीलिए विभिन्न संस्थाएं साथ में काम कर रही हैं, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेद हो। तो देखते हैं, समझते हैं इसको छोटे से एग्जाम्पल से। मान लीजिए ए ने कोरोना वायरस पे क्या किया, इसने कोई परीक्षण किया या इसने इसका सर्वे किया, तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन इसको ऐसी मिली जो बी कंपनी के पास नहीं है। अब इसने इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट कर ली, लेकिन इसके पास कोई ऐसी दवाई नहीं है जो इस पर फिट बैठे, और इसी इन्फॉर्मेशन के यानी कि इसी सूचना के रिगार्डिंग बी के पास में वो दवाई है जो इस पर फिट बैठ सकती है। तो अगर दोनों कंपनियां साथ में होती तो हो सकता है कुछ ना कुछ काम बन जाता। तो इसीलिए क्या करेंगे, इन दोनों कंपनियों को मिला दिया गया, इसकी यानी कि ए की इन्फॉर्मेशन और बी का नुस्खा मिलकर काम करेगा। तो भविष्य में आने वाली जो जितनी भी परेशानियाँ हैं स्वास्थ्य के संबंधित, वो सब हो सकता है कि हल हो जाएं। तो ऐसा ही कुछ भारत में किया गया है। 2 बड़ी कंपनियां हैं, 2 बड़ी संस्थाएं हैं, फार्माकोपिया लेबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन और दूसरी है होम्योपैथी फार्माकोपिया लेबोरेटरी। इन दोनों को विलय कर यानी कि इन दोनों को एक साथ मिला दिया गया है। और ये जो दोनों संस्थाएं हैं ये 1975 में गाज़ियाबाद में स्थापित की गई थी, और इसीलिए यूपी के हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूपी में स्थापित जो कंपनियां हैं दवा निर्माता, वो चर्चा में आई हैं। ठीक है, अब ऊपर देखते हैं भाई क्या है। ये आपका निर्णय लिया गया था 4 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, और इसमें जो निर्णय लिया गया था वो ये लिया गया कि भाई जो कंपनियां हैं ये फार्माकोपिया कंपनियां, इनके लिए एक आयोग बनाया जाएगा और जिसके अंडर में काम करेंगी। और ये जो आयोग है वो आयुष मंत्रालय के साथ में काम करेगा। आयुष मंत्रालय पता है आपको, आयुर्वेद, योगा, सिद्धि, होम्योपैथी, इन सबको मिला करके एक अलग से आयोग बना दिया गया है, और उसी के साथ में ये आयोग आपका काम करेगा। जैसे कि मैंने बताया आपको, इस आयोग के अंतर्गत 2 संस्थाओं का विलय कर दिया गया। ये दोनों संस्थाएं हैं, और ये दोनों संस्थाएं हैं कहाँ की, उत्तर प्रदेश की हैं। उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद शहर में 1975 में इनको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट आता है कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम मैप में देखते हैं कि ये है कहाँ पे। अब ये देखिए, यहाँ पे 2 मैप यहाँ पे लगे हुए हैं, एक तो भारत और पाकिस्तान का है, दूसरा केवल पाकिस्तान है, क्योंकि ये जो परियोजना है ये मुख्य रूप से POK की है। POK मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान ने क्या किया है कि चीन के साथ में समझौता कर करके वहाँ पे पन बिजली योजना बनानी स्टार्ट कर दी है। अब इसकी लोकेशन देखते हैं कहाँ पे है। अब देख पा रहे हो, ये जो राउंड है, ये रेड यानी जो लाल गोला है, ये आपका है कोहाला, यानी कोहाला जगह का नाम है। वहीं पे एक झेलम नदी पर जो प्रोजेक्ट है इसको शुरू किया गया। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो तो यहाँ पे देखिए, ये कुछ आपका यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है, ये हिस्सा आपका पाकिस्तान के अंडर में है, यानी कि पाकिस्तान इस पे जो है अवैध रूप से कब्जा कर दिया है, और इतना पार्ट जो है ये अक्साई चीन, ये चाइना के पास में। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा आपका, तो यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हो। इसकी ये यहाँ पे जूम करके लगा दिया गया है, यानी कि पाकिस्तान की जो ये योजना है चीन के सहायता से बनाई जा रही। अब देखते हैं इसको। सिंधु नदी की सहायक नदी झेलम नदी पर यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया। पूरी लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से पूछ सकता है कि कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया गया। अब यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है, हम इसमें सिंधु नदी लगाएंगे या झेलम नदी लगाएंगे।
तो आपका आंसर रहेगा झेलम नदी, क्योंकि मुख्य रूप से झेलम नदी पर बनाया जा रहा है। क्यों अब ये सिंधु नदी क्यों आया, क्योंकि जो झेलम है वो सिंधु की ही सहायक नदी है, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा आपका वो झेलम होगा। इसमें क्या किया गया है, हाल ही में चीन और पाकिस्तान के बीच समझौते के अंतर्गत पाक अधिकृत कश्मीर में इस परियोजना की शुरुआत की गई। देखिए बहुत सालों से ये परियोजना लटकी हुई थी, क्योंकि ये जो है चीन पाकिस्तान कॉरिडोर के अंतर्गत आती है, क्योंकि चीन और चाइना सीधा पाकिस्तान के लिए एक रोड बना रहा है, उसी के अंतर्गत ये जो आपका यहाँ पे योजना आई है। इसके जो मुख्य रूप से इसके जो पार्टनर हैं वो 3 संस्थाएं हैं। पहला ट्राईपार्टाइट गार्जियस कॉरपोरेशन, प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड, साथ में जो POK का एक प्राधिकरण है वहाँ का, उसने इसके साथ में समझौता किया है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है हंटिंग आर पोचिंग। अब देखिए जो हंटिंग आर पोचिंग ये चर्चा में क्यों आया, बहुत ही हाईलाइट टॉपिक है। जैसा कि आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे बहुत एक ट्रेंडिंग में न्यूज़ है, वो क्या है कि दक्षिण भारत में साउथ इंडिया में एक फीमेल हाथी का क्या कर दिया गया है, कुछ लोगों ने, ऐसा कहा जाता है कि अनन्नास में पटाखे रख के खिला दिए, वो गर्भवती हाथनी थी, वो मर गई उसकी वजह से, ठीक है। अब हुआ क्या है, उसी के अंतर्गत ये कहीं ना कहीं चर्चा में आ जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछेगा कि हंटिंग आर पोचिंग किस एक्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं है क्या ये रियल में। अब देखो हंटिंग का मतलब है शिकार करना, ठीक है, इसी का पर्यायवाची है ये। इसका जो उल्लेख है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, यानी कि ये देखो यहाँ से क्वेश्चन बन गया। यहाँ से क्वेश्चन क्या बना कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, तो आपको बताना है 1972 में आया था, के अंतर्गत इन शब्दों को समाहित किया गया है, ठीक है। अब मुख्य रूप से इनका प्रयोग तब होता है जब किसी मनुष्य द्वारा अवैध रूप से जानवरों को मारा जाए या पकड़ा जाए। अब जैसा कि आपको पता है कि वो जो मारना था हाथिनी का वो अवैध था, बिल्कुल सभी जानते हैं कि मानवता शर्मसार हुई है यहाँ पे। तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी जंगली जानवर को पकड़ रहा है, मार रहा है या उसको जहर दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत ये जो हंटिंग आर पोचिंग का केस उस पर लग जाएगा, ठीक है। इसमें उसकी सजाएं क्या हैं, इस यहाँ पे कुछ वहाँ पे रखा गया है। इस अधिनियम के तहत दोषी को 25,000 का जुर्माना या 7 साल की जेल या फिर दोनों, ठीक है। यानी कि हो सकता है कि कोर्ट उसको 25,000 का जुर्माना उसके लिए रख दे, या इसके अलावा 7 साल की जेल रख दे, या फिर जुर्माने के साथ में जेल भी रख दे, तो कुछ भी इसमें से हो सकता है। अगर हम IPC की बात करें, IPC मतलब इंडियन पिनल कोड, ठीक है। IPC यानी कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यानी कि हंटिंग आर पोचिंग के लिए धाराएं रखी गई हैं। धारा 428 और धारा 429, इन दोनों धाराओं के अंतर्गत सेम जो ये जुर्माना है और सज़ा है इसमें रखी गई है। यदि कोई व्यक्ति किसी जंगली जानवर को मारता है, पकड़ता है या फिर उसको जहर देकर मारने की कोशिश करता है, तो ये सभी चीज़ें IPC में भी हैं और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में भी रखी गई हैं। तो यहाँ पे सभी चीज़ों को आपको याद रखना है जो हाईलाइट है। नेक्स्ट आता है विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2020। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि यह रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो आपको वहाँ पे बताना है कि विश्व बैंक द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है। देखते हैं भाई इस रिपोर्ट में है क्या। इस रिपोर्ट में विभिन्न देशों पर कोविड-19 के प्रभावों पर प्रकाश डाला गया है। जैसा कि आपको पता है, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो, यानी कि चाहे वो विकसित हो या फिर विकासशील हो, सभी देश इस समय लॉकडाउन में है। कुछ देश ऐसा है कि धीरे धीरे खुल भी रहे, जैसे अपना भारत देख लीजिए, 1 जून से कुछ ढील दी गई है अनलॉक 1 कर करके। तो इसमें क्या हुआ है कि पिछले 2 से 3 महीने अर्थव्यवस्था बिल्कुल रुकी हुई थी, और इस रुकी हुई अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बहुत सारी मंदी, करोड़ों की संख्या में बेरोजगार हुए हैं, और उस बेरोजगारी के अंतर्गत कहीं ना कहीं लोगों के पास में पैसा नहीं पहुंच रहा है। अगर पैसा नहीं पहुंचेगा तो फिर से एक रिसेशन का चक्र बन जाएगा, यानी कि मंदी का चक्र बन जाएगा। अब भाई मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है, इसके पास में पैसा नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, पैसा नहीं पहुंच रहा है, तो क्या करेगा ये, मार्केट नहीं जाएगा। भाई क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि मार्केट का मतलब क्या, वहाँ पे जाएगा कुछ खरीद देगा। अब खरीदने का मतलब उसके पास पैसा तो होना चाहिए ना, लिक्विडिटी तो होनी चाहिए, अब उसके पास तो है नहीं, तो इससे परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है, मांग कम हो जाएगी, मांग में कमी आ जाएगी। जैसे ही मांग में कमी आएगी तो भाई प्रोडक्शन भी कम होने लगेगा, यानी कि जो उत्पाद है उसमें भी कमी आएगी। जब उत्पाद में कमी आएगी तो सीधी सी बात है,
फिर से जो है लोग बेरोज़गार होने स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि एक साइकिल बन जाएगा जिससे बहुत ही बड़ा रिसेशन यानी कि बहुत ही बड़ी मंदी आने की संभावना है। और इसीलिए ये रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर कोई देश इससे सुधरना चाहता है तो लोन की जो पारदर्शिता है उसको बढ़ाए, साथ में जो डिजिटल चीज़ें हैं उनको बढ़ावा दे। ठीक है, क्योंकि भाई सोशल डिस्टेंसिंग कब तक करोगे आप? हो सकता है कि आप ऑनलाइन करिए बैठे बैठे घर में, सभी लोग, रोज़गार भी रहेगा और पैसा भी आएगा आपका। तो इसमें कुछ बिंदु रखे गए हैं, उस बिंदुओं की बात करें। विकासशील अर्थव्यवस्था में जो अर्थव्यवस्थाएँ हैं, अर्थव्यवस्था में अत्यधिक असुरक्षित हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन अर्थव्यवस्थाओं में 3 से 8% उत्पादन में कमी होने की संभावना है। अब भाई जब मजदूर ही नहीं है तो कंपनियां चलेंगी नहीं, और कंपनी नहीं चलेगी तो सीधी सी बात है प्रोडक्शन नहीं होगा। यानी कि जब मजदूरी, भाई वर्कर्स नहीं, वर्कर्स अपने अपने घरों पे हैं और इतना डरा हुआ काम है, भाई प्रवासी मजदूर है। अब भारत में देख रहे हो कि अभी भी मार्च से पलायन स्टार्ट हुआ था और आपका जून आ गया, अभी तक लोग जो हैं वो जा रहे हैं अपने घरों तक। अब ये बताइए, जो 1400-1500 किलोमीटर पैदल चल के गया है अपने घर, क्या वो वापस आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसीलिए ये जो खतरा है अर्थव्यवस्था पर हर देश के लिए, वो कहीं ना कहीं मंडराता हुआ नज़र आता है। तो चर्चा करते हैं आज के प्रश्नों को लेकर के। तो पहला प्रश्न है, विश्व बैंक को कब स्थापित किया गया था? दूसरा है, 2019 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? और 2020 की भी पर्यावरण दिवस की थीम आपको, यानी कि दोनों साल की मैंने बताई हैं और 18 की भी बताई थी। अगर आपने वीडियो देखा है तो ज़रूर आप उसको बता पाओगे। चौथा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हाल ही में भारत के कितने समझौते हुए? मैंने कल चर्चा की थी इसके बारे में। साथ में भूटान की सीमा भारत के किन किन राज्यों से मिलती है? इन सभी विषयों पर कहीं ना कहीं चर्चा हो चुकी है और सभी का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर